प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी और नीट फाउंडेशन के बेसिस पे तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के प्रत्येक टर्म को और प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी अगर पूरी तरह से एनसीईआरटी को डिस्कस किया जाए तो कोई भी पॉइंट बच नहीं सकती है। आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप खुद एनसीईआरटी को पढ़ लें। 2 बार, 3 बार, 4 बार जितना पढ़ सकते हैं, जितनी एनसीईआरटी को डिस्कस कर सकते हैं पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। साथ में साइड बुक को भी आप यूज करते रहें। जो लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो लोग इसे बहुत बेसिकली देखेंगे। कई टर्म ऐसे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बहुत काम की आने वाली हैं। इसके पहले हम लोगों ने बाइनामियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था और टेक्सोनॉमिक एड्स पढ़े थे। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें पूरे ऑर्गेनिम्स को कितने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो हमने बांटा था अलग अलग टेक्सा में, जैसे कि किंगडम में बांट दिया। ठीक है, हम लोग नीचे से चलते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्पीसीज होते हैं। सबसे छोटा जो होता है वो कौन होता है? स्पीसीज होता है, जात जिसे कहते हैं। सबसे छोटी कौन होती? जात होती, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ पाई जाएगी? स्पीसीज लेवल पे। अगर हम बात करें स्पीसीज लेवल पे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी, जैसे सपोज करते हैं कि हम कहते हैं ह्यूमन बीन, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो मंगोलियन हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का ह्यूमन हो, वह एक स्पीसीज के अंतर्गत आता है, एक जात के अंतर्गत आता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर सिमिलरिटी देखिए, जैसे कि उसके अंदर स्किन पाई जाना, मसल्स पाए जाना। जितनी मसल्स एक में होते हैं सब में अलग अलग उसी टाइप के होती हैं। ब्लड ग्रुप 4 टाइप में सब में पाए जाते हैं। ठीक है, बोन्स 206 सब में होती हैं, तो एक ही जैसी होती हैं। बस शेप और साइज लोग आपके इकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, आप तो वो चेंज हो जाती हैं। यानी स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। फिर स्पीसीज के बाद कौन आता है? जीनस आता है। नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जीनस होता है। जीनस के बाद फिर फैमिली होती है। सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मिलाते मिलाते हम चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सारे आर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ कितने ग्रुप में बढ़ जाते हैं? 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, जो हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो अभी तो बेसिकली हम लोग दो के बारे में जानेंगे, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पे जो डिस्कस किया गया दो ही के बारे में डिस्कस किया गया, एनिमेलिया और प्लांटी ग्रुप के बारे में। हालांकि एनिमल को पूरे ऑर्गेन्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और यहाँ पे हमको पढ़ना है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैंने आपसे कहा था कि इन सबके नाम याद कर लीजिए। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि आपसे फैमिली वगैरह ह्यूमन की पूछ ली जाती है या मैंगो की पूछ ली जाती है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। इतना कठिन भी नहीं है। और ऐसे कर करके कई आर्गेनिम्स के आपके जो लोकेलिटी में आर्गेनिम पाए जाते हैं उसके बारे में याद कर लीजिए। तो उसके लिए चाहे आप जो साधन लेना चाहते हैं साधन का उपयोग कर लीजिए, चाहे आप गूगल के वजह से कर लीजिए, चाहे आप बुक के माध्यम से कर लीजिए। याद कर लेंगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ना है आज। देखते हैं क्या है इसमें। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर। कह रहा है टेक्सोनॉमी का अध्ययन अगर हम अलग अलग ग्रुप में करते हैं, जैसे कि पौधे के बारे में, जंतुओं के बारे में, अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के बारे में, आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, जो किसके लिए उपयोगी होता है? एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए, फॉरेस्ट्री यानी वन के लिए, ठीक, इंडस्ट्री औद्योगिक के लिए, एंड जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्स, हमारे बायो रिसोर्सेस के बारे में, एंड देयर डाइवर्सिटी, और उनकी विभिन्नताओं के बारे में। अगर हम इनके कैटेगरीज वाइज इनके प्लांट के, एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स मिलने वाली, बहुत सारे उपयोग की चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, इट्सेट्रा। अगर तो हम बताएंगे कैसे, वो आगे अभी आएगा। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इसके लिए आपको क्या चाहिए? करेक्ट करना होगा किसको? क्लासिफिकेशन को, और किसको? आइडेंटिफिकेशन को। किसके? ऑर्गेनिज्म के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स
इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। कह रहा है कि आपको अगर आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं ऑर्गेनिज की तो दो चीज़ चाहिए, या तो आप लेबोरेटरी में कर लीजिए या तो आपको फील्ड में जाकर के उसकी स्टडी करना पड़ता है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। कह रहा है कि जो कलेक्शन करना है स्पेसिमेन के, या प्लांट का स्पेसिमेन हो या एनिमल का स्पेसिमेन का जो कलेक्शन करेंगे आप, और टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए आपका रिसोर्स का काम करेगा, यानी संसाधन का काम करता है। कहाँ से कलेक्शन करेंगे? कलेक्शन फील्ड से करेंगे। फील्ड से कलेक्शन करके उसे लेबोरेटरी में ले जाकर के उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग ऑफ systematics. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimens is preserved for future study. कभी कभी क्या होता है, जो स्पेसिमेन आते हैं उन्हें फ्यूचर की स्टडी के लिए रख दिया जाता है। आप अगर कभी लैब में अपने गए होंगे तो लैब में आप देखेंगे तो बहुत सारे फिश को, बहुत सारे माइक्रो क्या कहते हैं, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा होता है। जैसे आपने स्टार फिश देखा होगा, आपने फिश देखा होगा, आपने फ्रॉग देखा होगा। आप अगर जाएंगे कभी लैब में तो लैब में आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज को रखा गया, तो वो कहीं ना कहीं से प्रिजर्व किए गए। प्रिजर्व करने के बाद उन्हें स्टडी के पर्पस से रखा गया है, जिसकी स्टडी की जा सकती है। ठीक है, उसी प्रकार से हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम फाइल में बहुत सारे प्लांट को रखा जाता है, जिससे वो फ्यूचर में स्टडी के काम आते हैं। तो वही कह रहा है, फ्यूचर में स्टडी के लिए स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्लियर है? Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information एज वेल एज स्पेसिमेन। कह रहा है बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो यानी जीव विज्ञान के ज्ञाता होते हैं या जीव विज्ञान के अध्ययन करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कई ऐसे निश्चित प्रोसीजर है, कार्यक्रम है जिसको करते हैं, क्रिया करते हैं, टेक्निक है, तकनीकी है, जिसके माध्यम से उसे स्टोर करते हैं। चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, बायो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वह स्पेसिमेन हो, उसे स्टोर करके रखा जाता है। अगर ऐसे रख देंगे तो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक टेक्निकी के माध्यम से रखा जाता है जिससे वो ख़राब नहीं होता है और उसे स्टडी की जा सकती है। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज एड्स। कह रहा कुछ के बारे में नीचे स्टडी करने के कहा गया, बताया गया है। ठीक है, समझने के बारे में बताया गया। जैसे हर्बेरियम। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें याद करिएगा। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है। किसका कलेक्शन करता है हर्बेरियम में? प्लांट का कलेक्शन होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हर्बेरियम में किसका कलेक्शन किया जाता है? प्लांट का कलेक्शन किया जाता है, प्लांट स्पेसिमेन का। ठीक है, और कैसा होता है? ड्राई होता है, मतलब सूखा होता है, प्रेस किया होता है, और प्रेजेंट इन सीट, और सीट के माध्यम से, यानी सीट पेपर के माध्यम से, पेपर आता है, पेपर सीट के माध्यम से इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। फर्दर से दीज सीट आर अरेंज्ड, उन सीट को एक नियम से अरेंज कर दिया जाता है, जैसे लाकर होता है 1 2। कभी आप लाइब्रेरी में गए हैं? लाइब्रेरी में आप जाइए, जो आपके इर्द गिर्द जो आपके शहर होंगे, उस शहर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लाइब्रेरी बनी है। अलग अलग जगह के जो फेमस लेखक होते हैं, कवि होते हैं, या साइंटिस्ट होते हैं, या कोई फेमस राइटर होता है, तो उसके नाम पे क्या करते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी बनवा देते हैं। या कोई फेमस आपका लीडर होता है तो उसके नाम पे लाइब्रेरी बन जाती है। उस लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो देखेंगे बुक का एक सीक्वेंस होता है। लाइब्रेरी पूरी भरी होती है, और जो वहाँ पे लाइब्रेरियन होता है उससे आप कहेंगे सर हमें ये बुक पढ़नी है। वहाँ पे एक डाटा सूची होती है, उस डाटा सूची में रखा होता है, नाम बुक का लिखा होता है और सामने उसका नंबर होता है, आगे कोड नंबर लिखा रहता है। तो जैसे आप जाएंगे, कहेंगे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बुक है बायोलॉजी की, आपको मान लेते हैं PS। ठीक है, तो यहाँ कोई बुक है, किसी राइटर की बुक मान लेते हैं, तो ये इस बुक को आपको पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे देखे सामने कि पेज नंबर लिखा गया है लाइब्रेरी B, काउंटर नंबर 10, बुक नंबर, ठीक, लाइब्रेरी B, काउंटर नंबर कितना है C, एंड बुक नंबर 100। तो अब वो जाएगा डायरेक्ट लाइब्रेरी A में नहीं जाएगा, B में नहीं, लाइब्रेरी B में जाएगा। B के काउंटर नंबर
3 को खोलेगा और उसमें जाएगा, बुक नंबर सीक्वेंस नंबर लिखे होते हैं, 100 नंबर की बुक उठाएगा और ले आकर के आपको दे देगा। 2 मिनट के अंदर वो बुक को सर्च करके दे देता। उसी प्रकार से लाइब्रेरी जहाँ हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम पहले फाइल बनाई जाती है, फिर फाइल को सीक्वेंस मैनर में सेट कर दिया जाता है, जिससे कभी भी आप स्टडी करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो वही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, these specimens along with their description on herbarium sheet become a storehouse or repository for future use. The herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection। कह रहा जो हर्बेरियम शीट होती है उस पर एक इंफॉर्मेशन दिया होता है, किसका डेट डाली होती है, कलेक्शन का स्थान डाला होता है, प्रोवाइड लेबल प्रोवाइड करने के लिए सीट होती है, यहाँ पर जगह होती है। आप पहले नेम लिखते हैं उस प्लांट का, जैसे आप मान लेते हैं आपने कोई प्लांट लगाया तो उसका फिर नेम लिखते हैं कि लोकल नेम क्या है, बॉटेनिकल नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन डेट क्या है, कलेक्टर का नाम क्या है, कहाँ कलेक्टर की लोकेलिटी क्या है, कहाँ से आपने कलेक्ट किया था। तो ये सारा डाटा उस पर मिल जाता है, ताकि वहाँ पर अगर आप जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कोई सीट लिए, अब आपको ये जानना है कि प्लांट कहाँ मिलता है, तो वहाँ पे लोकेलिटी लिखी हुई है कि लोकेलिटी कहाँ है, किस में पाया गया, किस कंट्री में पाया गया, तो वहाँ से उस सीट के माध्यम से वहाँ आप जाएंगे तो आपको उसके रिलेटेड स्पीसीज या वही स्पीसीज आपको मिल जाती है। ठीक है, इंग्लिश लोकल एंड बॉटेनिकल नाम, और क्या लिखा होता है, डेट लिखी होती, प्लेस लिखा होता है, इंग्लिश में नाम लिखा होता है, लोकल नाम और बॉटेनिकल नाम लिखे होते हैं, उसकी फैमिली ना लिखी होती है, कलेक्टर्स नेम जो कलेक्ट किया होता है उसका नाम लिखा होता है, इट्सेट्रा। इतने सारे इन्फॉर्मेशन उस सीट पे लिखी होती है, जिस सीट पे प्लांट चिपका होता है उस पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। क्या, डेट, प्लेस, कलेक्शन कहाँ से कलेक्ट किया गया, इंग्लिश में नाम उसका, ठीक है, लोकल नेम क्या है जो वहाँ की लोकेलिटी में बोला जाता है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है यानी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, और कलेक्टर्स नेम क्या है, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम क्या है। और हर्बेरिया आल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बॉटेनिकल गार्डन। ठीक, बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है अब इसको देख लेते हैं। बॉटेनिकल दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। कह रहा है यहाँ पे लिविंग प्लांट को, वो ऊपर क्या था, ड्राई करके लगाया जाता था किसमें, हर्बेरियम में, और यहाँ पे लिविंग प्लांट को रिफर किया जाता है, किसको, लिविंग प्लांट को। क्लियर है, प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रो फॉर आइडेंटिकल पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेशंस इट्स बॉटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। अगर आप कभी पार्क में घूमने गए होंगे, जैसे मान लेते हैं किसी पार्क में आप गए होंगे, तो लोहिया पार्क को ही ले लेते हैं। लोहिया पार्क आपके कहाँ पाया जाता है, लोहिया पार्क लखनऊ में है। तो वहाँ पर आप जब घूमने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, उस प्लांट पे ऐसे जाएंगे तो उस पर ऐसे सीट लगी होती है, उस सीट के ऊपर लिखा होता है कि किसका प्लांट है, उसका नाम क्या है, और क्या लिखा होता है उस पर, उसका बॉटेनिकल नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम यानी बॉटेनिकल नेम क्या है, इस सारे, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उस प्लांट के ऊपर एक सीट लगा करके लिख दी जाती हैं। जो कि प्लांट कैसा होता है, लिविंग होता है, जीवित रहता है, वो प्लांट हरा भरा रहता है, उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट्री के अधिकारी होते हैं और वो उसको देखते रहते हैं। द फेमस बॉटेनिकल गार्डन आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप कहेंगे कि तो जीके का क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपके कोर्स में ऑलरेडी है, ये 11th-12th का कोर्स पढ़ना है, टीजीटी पीएचडी वाले जो हमारे मित्र हैं, तो आप कहेंगे द फेमस बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे, क्यों गार्डन कहाँ पाया जाता है, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, और उसके बाद एंड द नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ इंडिया में। ठीक है, तो ये आपके दो इंडिया का दिया गया है और दो कहाँ का, एक कहाँ का दिया गया, क्यों कहाँ का दिया गया, इंग्लैंड का दिया गया। तो एक कुछ बॉटेनिकल गार्डन के नाम दिए गए हैं। ठीक, आप नाम याद कर लेंगे। उसके बाद म्यूजियम, म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में मैं अभी ऊपर बता रहा था, अब म्यूजियम के बारे में देखते हैं क्या होता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। कह रहा बायोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ बनाए जाते हैं, स्कूल और कॉलेज में, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। बहुत सारी कोचिंग संस्थानें ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी सिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी म्यूजियम बनाए गए हैं। म्यूजियम है कलेक्शंस ऑफ
प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। कह रहा है कि जो म्यूजियम होता है इसमें प्लांट को और एनिमल के जो स्पेसिमेन होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स आर जार इन प्रिजर्वेटिंग सोल्यूशन। कह रहा है जो स्पेसिमेन होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। किसमें? प्रिजर्वेटिंग सोल्यूशन, उसका प्रिजर्वेटिंग सोल्यूशन होता है, उसके अंतर्गत उसे प्रिजर्व करके जार में रख दिया जाता है या कंटेनर में रख दिया जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। प्लांट और एनिमल को कभी कभी ड्राई में भी प्रिजर्व कर दिया जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? इंसेक्ट बॉक्स में आफ्टर कलेक्टेड किलिंग एंड पिनिंग। उन्हें कलेक्ट किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें पिन लगा करके सिलेक्ट कर दिया जाता है, बॉक्स में रख दिया जाता है। लार्जर एनिमल, जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। और म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन्स ऑफ एनिमल टू। और बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें उनके स्केल्टन को रखा जाता है प्रिजर्व करके। जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। देयर आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्ट environment and under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior। कह रहा दीज आर, जूलॉजिकल पार्क कौन सी जगह होते हैं? दीज आर द प्लेस, यह ऐसा प्लेस होता है वेयर वाइल्ड एनिमल, जहाँ पे जंगली जीव को आर केप्ट रखा जाता है एंड प्रोटेक्टेड, उनको सुरक्षा दी जाती है। इन्वायरमेंटल अंडर, उनके अकॉर्डिंग जहाँ इन्वायरमेंट हो तो वहाँ पे ह्यूमन केयर, उसको ह्यूमन केयर करता है और उसके हैबिट और बिहेवियर के बारे में क्या करता है? लर्न करता है, यानी अध्ययन करता है। क्लियर है? ऑल एनिमल इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। कह रहा है जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वहाँ पे उन्हें नेचुरल हैबिटेट जैसा, जू में नेचुरल हैबिटेट जैसा, जो चिड़ियाघर होता है उन्हें नेचुरल हैबिटेट जैसा सिमिलरिटी कंडीशन देने की कोशिश की जाती है कि यहाँ का जो कंडीशन हो कैसा हो, सिमिलर हो। कब की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश करिए कि आप कम में ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। क्लियर है? चिल्ड्रंस लव विजिटिंग देयर पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू। कह रहा है मोस्टली चिल्ड्रन को बहुत अच्छा लगता है कहाँ पे जाना? पार्क में जाना। और पार्क क्या कहलाता है? जू कहलाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। तो आप सब घूमने गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे जाइए घूमिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। की क्या होता है? की देख देखते हैं। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। द की आर बेस्ड ऑन द contrasting character generally in a pair called couplet. It represents the choice made between two opposite options. This result is acceptance of only one and rejections of the others. Each statement in the key is called a lead. Separate taxonomic key are required for each taxonomic category such as family, genus, species identification purpose. Key are generally analytical in the nature. अब आगे आ जाते हैं। फ्लोरा मेनली मोनोग्राफ एंड catalogs or some other means of recording description. They also help to the correct identification. Flora contains the actual account of habitat and distribution of plant of a given area. These provided the index to the plant species found in a particular area. Manual are useful to providing information for the identification of name and species found in the area. Monograph contains information on any one taxon या taxonomic category. बाकी बची आपका यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो इसे आप खुद से डिस्कस कर लीजिएगा। समरी में पूरे चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कैसी लगी रही सीरीज आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। हाँ, कुछ मित्रों का कहना है कि क्या क्लास ऐसी चलेगी, तो नहीं, क्लास ऐसी नहीं चलेगी। हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी को डिस्कस पूरी करने के बाद
हम लोगों के पास जो टाइम बचेगी, हम लोग इसका एक मास्टर वीडियो लेके आएंगे, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का मास्टर वीडियो होगा। उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का मेन मकसद ये है कि एनसीईआरटी की जो आप पढ़ लेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक लाइन में आपका आंसर मिल जाता है। यही कारण है कि हम लोग एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद चाहे वो आप टीजीटी पीजीटी फाउंडेशन के हो स्टूडेंट हो, या आप नीट फाउंडेशन को हो, या आप क्लास स्टूडेंट हैं, तो भी एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को पूरा पढ़ते हैं। जो क्लास स्टूडेंट हैं उनको आपका ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको 2 से 3 दिन वेट करना होगा, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसका आपको नोट्स बनाना होगा। क्लियर है? तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।